ये रिसोर्स क्या है? टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। ये पानी, ये आग, यही तो रिसोर्स है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। हाँ, ये भी रिसोर्सेस है। चलिए डेफिनेशन जान लेते हैं। ए रिसोर्स इज एवरीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स और वांट्स, प्रोवाइड इट्स टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज कर रहे हो तो आप टेक्नोलॉजी की मदद से करते हो। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो आप लैपटॉप से पढ़ सकते हो, आप मोबाइल से पढ़ सकते हो। ठीक उसी तरह कोई रिसोर्स निकालने के लिए, उसी के लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है। उसी को हम टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल बोलते हैं। अगर कोई रिसोर्स को हमें निकालना है और निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे H2O। नेक्स्ट, इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब है कि आप जितना खर्च करते हो तो उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट मिले, ना कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, इस तरह वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। नेक्स्ट, कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि आप जो रिसोर्स बनाओगे या फिर जो रिसोर्स आप माइनिंग करोगे, खोदोगे, लाओगे, वो रिसोर्स हमारे कल्चर, हमारे संस्कृति, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे कि आप एग्जांपल लेंगे, आप राजस्थान में दोपहर में चले गए और वहाँ आप बेच रहे हो क्या, स्वेटर, वो तो वहाँ खरीदेंगे नहीं क्योंकि वो गर्मी है। तो ऐसे जगह पर लेकर जाओ, जैसे कि लद्दाख लेकर जाओ, वहाँ चलेगा आपको। तो उसी तरह जिस जगह पर ये चीज़ चलेगा, जिस जगह पर कल्चर एक्सेप्ट करेगा, उसी को हम एक कल्चरली एक्सेप्टेबल बोलेंगे। और एक एग्जांपल ले सकते हैं। आप मान लो, एक सेकेंड के लिए मान लो, जस्ट आप मिरर बेचने चले गए। आप देखिए, ऐसा जगह पर आप चले गए, ऐसा एक जगह पर आ गए आप जहां अंधे लोग हैं, तो क्या करोगे वो मिरर का? तो उसको हम एक कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं बोलेंगे। और नेक्स्ट, हम सबको पता है कि जो ह्यूमन होते हैं वो भी एक रिसोर्स होते हैं। ह्यूमन का इधर 3 भुजाएं होते हैं, जैसे दुर्गा माता का 10 भुजाएं होता है। एक हाथ में हम क्या पकड़े हैं? एक हाथ में हम नेचर को पकड़े हैं, दूसरे हाथ में टेक्नोलॉजी को पकड़े हैं, और हमारे तीसरे हाथ में मेरा इंस्टीट्यूशन है। यानी कि एक हाथ में जो नेचर पकड़े हैं, यानी कि हमारे पास बहुत सारे नेचर चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। आप कोल ले लो, आप ले लो, वाटर ले लो, सॉइल ले लो, सब मेरे पास रिसोर्सेस है, ट्रीज़ है। उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उसको बनाने के लिए हम कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, यानी कि मेरे दूसरे हाथ का यूज़ करेंगे। और वही टेक्नोलॉजी को हम मैन्युफैक्चरिंग करना है, टेक्नोलॉजी के जरिए मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो एक जगह पर करेंगे ना। जगह मतलब इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ना कि हम प्रेतात्मा बन के, भटक भटक के, भूत बन के काम करेंगे। आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। यहाँ आप क्लास 6 टू क्लास 10 तक हर एक टॉपिक का बेहतरीन से बेहतरीन एनिमेशन वीडियो देख सकते हैं। तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। इसका बहुत सारे टाइप है, ये बहुत सारा अवतार ले चुका है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जन्म कहाँ से हुआ है, उत्पत्ति कहाँ से हुआ है इसका, उसी के हिसाब से टाइप्स कर दिया गया। एक है बायोटिक, दूसरा है अबायोटिक। बायोटिक मतलब ऐसा रिसोर्स, ऐसा चीज, ऐसा थिंग्स जो लिविंग थिंग्स से आया हो और लिविंग थिंग्स खुद, जैसे ट्रीज। ट्रीज एक बायोटिक है और ट्रीज से बना हुआ चीज सब कुछ आपका बायोटिक होगा।
एग्जाम्पल वुड, वुड कहाँ से आया है? ट्री से आया है। वुड भी बायोटिक होगा और उसका ट्री जो है वो बायोटिक होगा। दूसरा अबायोटिक, अबायोटिक यानी कि ऐसा चीज जो कि लिविंग थिंग्स से ना बना हो, जैसे कि कोल हो गया, रॉक्स हो गया, सॉइल हो गया, मेटल्स हो गया। इसका जो ओरिजिन है वो कोई लिविंग थिंग से नहीं बना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, यानी कि ये कितने दिन तक बच सकता है या फिर इसको बचा सकते हैं या नहीं। जैसे कि पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस मतलब ऐसा रिसोर्स जो कि आसानी से रिन्यू हो सकता है। जैसे आपका सोलर है, विंड एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट है, ये आसानी से रिन्यू हो सकते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ऐसा रिसोर्स ये रिन्यू हो सकता है बट इतना आसानी से रिन्यू नहीं होगा। जैसे फजल फ्यूल्स या फिर आपका कोल, जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस, मिनरल्स, जितने सारी चीज़ें ये इतने आसानी से रिन्यू नहीं। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के हिसाब से मतलब जो रिसोर्स है किसका है। पहले हम क्या पढ़े? रिसोर्स कहाँ से आया है। दूसरा पढ़े रिसोर्स कितने दिन तक बच सकता है। और तीसरा हम पढ़ रहे हैं रिसोर्स किसका है, ओनरशिप किसका है, मालिक कौन है। बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। कौन है तेरा मालिक? नाम उसका 4 तरह का होता है। एक होता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है कम्युनिटी, तीसरा होता है नेशनल और 4th नंबर होता है इंटरनेशनल। इंडिविजुअल जिसका खुद का हो, खुद का जमी हो, खुद का प्रॉपर्टी हो। दूसरा कम्युनिटी, ऐसा रिसोर्स जो कम्युनिटी के लिए जाए, किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जाए। जैसे आप क्लब्स में जाते हो तो एक गांव का होता है, कोई पार्क में जाते हो तो किसी को आप मतलब कोई भी जा सकता है, किसी का भी हो सकता है। तीसरा चीज इंपॉर्टेंट नेशनल रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स वो वाटर हो वो। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्सेस। इंटरनेशनल रिसोर्सेस इट मीन्स ऐसा रिसोर्स जिस रिसोर्स को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करें। अच्छा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को है, ये जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो कंट्रोल करते हैं। और कितने किलोमीटर तक कंट्रोल करते हैं? 200 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि लगभग हम देखेंगे तो 400 किलोमीटर तक वो कंट्रोल करेंगे। ठीक है, जिसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। मैं तो थक गई भाई साहब। नेक्स्ट बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें 4 तरह का है। एक है पोटेंशियल, दूसरा है डेवलप्ड, तीसरा है स्टॉक और लास्ट है रिजर्व्स। ओके, पोटेंशियल रिसोर्स ऐसा रिसोर्स है जिसके पास पोटेंशियल हो, एबिलिटी हो, क्वालिटी हो, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में। जैसे आप देखोगे सोलर एनर्जी, राजस्थान में जाओगे तो इतने सारे सोलर एनर्जी है, उसको हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के मदद से उसको हम एक एनर्जी में बदल नहीं पा रहे। ठीक है, एयर एनर्जी है बहुत सारे, तो इसीलिए उसको हम उसके पास तो उनके पास तो पोटेंशियल है बट उसको हम एक एनर्जी में बदल नहीं पा रहे हैं। दूसरा क्या है? डेवलप, जो ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं, जो डेवलप हो चुका है। जैसे कि आप देखोगे रिसेंटली सॉइल है, वाटर है, ये सब डेवलप हो चुका है, उसको हम डेवलप्ड रिसोर्स बोलेंगे। और तीसरा क्या है? स्टॉक रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स जिसको हम अब तक आइडेंटिफाई तो कर चुके हैं बट उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। जैसे कि H2O, जैसे कि H2O में हम देखेंगे तो हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन जो इतना एनर्जेटिक जैसा है, जैसा एनर्जी है उसमें, उसको हम एक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, यानी एनर्जी में लगा नहीं पा रहे। वो होता है स्टॉक रिसोर्स। वो है रिसोर्स हम देख रहे हैं, हमारी आंखों में हम देख पा रहे हैं उसको और यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लास्ट है रिजर्व रिसोर्स। देखिए बहुत सारे ऐसे रिसोर्स है जो कि नॉन रिन्यूएबल है, उसको हम आसानी से रिन्यू नहीं कर सकते। इसी के कारण
उसको थोड़ा सा हम कम यूज़ करके, कम यूटिलाइज करके उसको रिजर्व कर रहे हैं। जैसे कि आप देखे होंगे पेट्रोलियम है, कोल है, इसको हम एक रिजर्व में रखेंगे ताकि फ्यूचर जनरेशन में वहाँ प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। देखो रिसोर्स क्या है हम जान लिए, ये जो आपका एयर है, सॉइल है, वाटर है, ये सब रिसोर्स है। रिसोर्स तो हमारे पास बहुत है, बट उसको हम कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर डेवलपमेंट करने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसको हम पढ़ेंगे। रिसोर्स जो है ह्यूमन की सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये उसको एक क्वालिटी लाइफ देता है। लेकिन ये लोग बिलीव करते हैं ये तो भगवान का दिया हुआ वरदान है, तो इसको जैसे चाहे वैसे यूज करो। इसी के कारण हमारे रिसोर्सेस में बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो क्या प्रॉब्लम सारे देखने को मिलता है, चलिए जानते हैं। पहला, हमारे रिसोर्सेस डिप्लेशन हो रहा है ऐसे लोगों की वजह से जो लोग ग्रीडी पीपल है, यानी कि लालची लोग। दूसरा, जो रिसोर्स है कुछ लोगों के पास ज़्यादा है तो कुछ लोगों के पास कम है। तीसरा, इनडिस्क्रिमिनेटली रिसोर्सेस को यूज़ करने से, एक्सेसिव यूज़ करने से बहुत सारे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिलता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। लेकिन इतने सारे मेजर प्रॉब्लम को हम क्या सॉल्व कर सकते हैं? हाँ जी, कैसे करेंगे फिर? हमारे पास है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट डेवलपमेंट इट शुड बी टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि हमें रिसोर्सेज को उसी तरह यूज़ करना चाहिए जैसे कि ना एनवायरनमेंट की नुकसान हो, ना वर्तमान की कोई कंप्रोमाइज़ हो। आप अपने बेसिक नीड को फुलफिल करो और फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा करो। इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। इसके लिए बहुत सारे जगह पर बहुत सारे मीटिंग रखने लगे, बहुत सारे एसोसिएशन बनने लगा। तो इससे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 जून के महीने में अलग अलग स्टेट से 100 लोग यहाँ पर ज्वाइन किए थे और ये जो मीटिंग रखा गया था ब्राज़ील के रियो दी जेनेरियो में, और ये पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था। इंटरनेशनली एक मीटिंग रखा गया था और यहाँ पर डिसाइड किया गया कि हमारे जो एनवायरनमेंट है, उसी एनवायरनमेंट जो पोल्यूशन हो रहा है उसको हम कैसे प्रोटेक्शन दें और हमारे सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे करें। और यहाँ सब लोग मिलकर कुछ प्रिंसिपल रखे जिसको बोला गया एजेंडा 21। और ये जो एजेंडा 21 था, ये सभी स्टेट की जो वर्ल्ड लीडर्स थे 1992 में इसको साइन किए थे, जो कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन में किए थे। हमारे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स को हम प्रॉपरली प्लान कैसे करेंगे और यूज़ करेंगे कैसे, क्योंकि कहीं किस जगह पे रिसोर्स ज़्यादा है तो किस जगह पे कम है। जैसे कि आप झारखंड में देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में देख सकते हैं। यहाँ आपको बहुत जगह में कूल देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश आप जाएंगे तो वहाँ आपको पानी ही पानी मिलेगा, एबंडेंट वाटर देखने को मिलेगा। आप राजस्थान में आप चले जाएंगे तो वहाँ आपको सोलर एनर्जी देखने को मिलेगा, विंड एनर्जी देखने को मिलेगा। आप लद्दाख में जाएंगे तो आपको कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो फिजिकली डाइवर्सिटीज़ है, रिसोर्स अलग अलग है, तो इसको लेकर हमें प्रॉपर मैनेज करके प्लान करना पड़ेगा। जैसे कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, पहले आप क्या करेंगे? पहले आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे, यानी कि आप पहचानेंगे कि किस जगह पे आपका क्वालिटेटिव रिसोर्स है और क्वांटिटेटिव रिसोर्स है, किस जगह पे क्वालिटी वाला रिसोर्स है और कहाँ क्वांटिटेटिव यानी कि कहाँ पे ज़्यादा है या फिर कम है, और कहाँ क्वालिटी वाला है या क्वालिटी वाला नहीं है, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड, आपको
एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ेगा, और वो जो टेक्नोलॉजी होगा वो प्रॉपर स्किल की तरीके से होना चाहिए, और स्किल होगा तो आपको एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा, और उस इंस्टीट्यूशन के तहत आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा रिसोर्स प्लानिंग या रिसोर्स को डेवलपमेंट करने के लिए। थर्ड, नेशनल डेवलपमेंट प्लान भी आप बना सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, ये आप बना सकते हैं। तब जाके क्या होगा ना, हमारा जो रिसोर्स है वो प्रॉपरली मैनेज होगा, रिसोर्स जो है वो प्रॉपरली हम इसको यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे हैं लैंड रिसोर्सेस। हमारे इंडिया में लैंड जो है वो अलग अलग वेराइटीज़ में है, अलग रिलीफ फीचर्स हैं, जैसे कि आपको कहीं मिल जाएगा माउंटेन्स, कहीं मिल जाएगा प्लेटूज़, कहीं मिल जाएगा प्लेन्स, कहीं मिल जाएगा आइलैंड्स। लेकिन सबसे ज़्यादा 43% 100 में से आपको प्लेन देखने को मिलेगा, जैसे कि जहां आपको एग्रीकल्चर हो सकता है और आप वहां इंडस्ट्रियल लगा सकते हैं। उसके बाद 30% माउंटेन्स इलाका है, और 27% आपको प्लेटू रीजन देखने को मिलेगा, और ये प्लेटू में आपको मिनरल्स, फजल्स, फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट देखने को मिलता है। बट कुछ ऐसे लैंड है जो कि यूटिलाइजेशन के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। तो हम लैंड को किस किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। पहले आपका जो हमारा लैंड है इंडिया का, वो एक फॉरेस्ट की तरीके से यूज़ है, यानी कि फॉरेस्ट है। सेकंड, लैंड एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जैसे कि इसका 2 तरीका है, एक बैरन लैंड या फिर वेस्ट लैंड, यानी कि जो लैंड वेस्ट हो चुका है, बैरन है, वह एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता। और कुछ लैंड में हम बिल्डिंग बना दिए हैं, रोड्स बना दिए हैं, फैक्ट्रीज बना दिए हैं, तो इस जगह पे हम कभी भी एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। नंबर 3, और जो है वो अनकल्टिवेटेड लैंड है। कैसे? इसका भी 3 तरह का होता है। पहला, जो कि परमानेंट पेस्चर लैंड है, ग्रेजिंग लैंड है, मतलब चरवाने के लिए रखा गया है। नंबर 2, ऐसा एरिया जहाँ की अलग अलग तरीके की ट्रीज है, वेजिटेशन है, वहाँ तो एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता। जैसे कि आप कुछ हद तक समझ सकते हैं तराई वाला रीजन, जहाँ की बहुत सारे वेटलैंड होते हैं, बहुत सारे पानी इलाका होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ हम नहीं कर सकते। नंबर 3, जो कि ऐसा एरिया, ऐसा लैंड जहाँ पर 5 साल से ज़्यादा अब तक एग्रीकल्चर ना हो, उसी को हम ये अनकल्टिवेटेड लैंड बोलेंगे। 5 साल के बाद अगर नहीं हुआ है, 5 साल के अंदर है, तो वो अलग नाम है। ठीक है, देखिए हम पढ़े क्या, पहले टाइम में पढ़े फॉरेस्ट, दूसरे टाइप पे पढ़े लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, नंबर 3 में पढ़े अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, इसका कुछ सम पार्ट्स पढ़े। उसके बाद अभी हम 4th नंबर पढ़ने वाले हैं फैलो लैंड्स। इसका भी 2 पार्ट्स है, एक है करेंट फैलो लैंड्स और नंबर 2 है जो कि अदर देन करेंट फैलो लैंड्स। करेंट फैलो लैंड क्या है? 1 साल के नीचे या फिर 1 साल में एक बार भी नहीं किए तो आपका करेंट फैलो लैंड में चला जाएगा। और जो अदर देन करेंट फैलो लैंड है, जो 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में अगर आप एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं या फिर कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, तो आपका वो अदर देन करेंट फैलो लैंड में चला जाएगा। लास्ट है
नेट जोन एरिया, ऐसा एरिया जहाँ पर कम से कम 1 साल के बाद, हर 1 साल के बाद एग्रीकल्चर होता है। यानी कि 1 साल में 2 बार एग्रीकल्चर कर सकते हैं, 3 बार एग्रीकल्चर कर सकते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूस हर 1 साल एग्रीकल्चर होता है। हमारे इंडिया का नेट जोन एरिया NSA जो कि 42% है, इसको अगर हमें बढ़ाना पड़ेगा या बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हमें जिस एरिया में, जिस लैंड में हम अनकल्टिवेटेड यानी कि कल्टिवेटेड नहीं कर रहे हैं, जिस एरिया में, उसको थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा कल्टिवेशन करने के लिए, तब जाके हमारा 42 से 50% लगभग आ सकता है। और सबसे ज़्यादा जो है वो हर 1 साल नेट जोन एरिया आपको देखने को मिलेगा पंजाब और हरियाणा, और सबसे कम नेट जोन एरिया जो कि आपका नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स पे देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आता है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो यहाँ पर एक डाटा है आपके बुक पे, तो आप यहाँ देखना चाहते हो तो देखेंगे, और ये वैसे भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। टोटल हमारे इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बट इसमें से सिर्फ और सिर्फ 93% हम यूज करते हैं, यानी कि 93% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया से हम यूज करते हैं, बट बाकी 7% का क्या कहाँ गया वीडू? यस, हम आपको बताते हैं, ये मैप के थ्रू बताते हैं। चलिए देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर उधर मत देखिए, वो आपका बर्बादी है। कहाँ देख रहे हैं आपको पता है? उधर मत देखिए, इधर देखिए ऊपर, यानी कि हमारे मैप के ऊपर देखिए। कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और जम्मू एंड कश्मीर को जो पाकिस्तान एंड चाइना ने ऑक्यूपाई किए हैं, ये सभी एरिया जो है 7% हमारे अंडर नहीं आता है, और वो 7% हमारे लैंड यूज की डाटा में नहीं जाता। चलिए जानते हैं लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है और कैसे होता है। जैसे कि हमारे 95% जो पीपल है, उनके जो बेसिक नीड्स है वो फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, ये लैंड से ही आता है। और ये जो लैंड है, इस लैंड को जो ह्यूमन है वो अपने बैड हैबिट, बैड एक्टिविटीज के थ्रू वो लैंड को डिग्रेडेशन कर दे रहा है। जैसे कि आप देखे होंगे, कहीं ग्रेजिंग कर देते हैं, कहीं माइनिंग कर देते हैं, आप कहीं डिफोरेस्टेशन कर देते हो, पेड़ पौधे काट देते हो, और उसके साथ साथ आप देखे हो तो क्वरिंग करते हो। ये सब वजह से ना जो ह्यूमन एक्टिविटी है, इसके कारण जो हमारे लैंड है वो धीरे धीरे खिसकता जा रहा है, लैंड डिग्रेडेशन होते जा रहा है, लैंड की कमी देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम आपको डिवाइड कर देंगे कहाँ क्या किस चीज़ के लिए हमारा जो है लैंड डिग्रेडेशन होता है। जैसे कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ इतने डिफोरेस्टेशन होता है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर उसके साथ साथ माइनिंग होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है लैंड डिग्रेडेशन होता है। और दूसरी तरफ जाएंगे, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ ओवर ग्रेजिंग के कारण, यानी कि ज़्यादा यहाँ पर जो लोग हैं, चरवाहा लोग हैं, चरवाते हैं, अपने बकरी भेड़ जो है इनको चरवाते हैं। इसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। और उसके साथ हम जाएंगे पंजाब की तरफ, हरियाणा की तरफ, और थोड़ा सा वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर इरिगेशन किया जाता है ज़्यादा, यानी कि आपका पानी यहाँ ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके कारण क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। और जो लैंड डिग्रेडेशन होगा या फिर इरिगेशन ज़्यादा होगा ना, जिस एरिया पे आप देखना वहाँ का जो सॉइल है ज़्यादा सैलिनिटी होता है। अगर कोई सॉइल ज़्यादा सैलिनिटी होता है तो क्या होता है, उनके जो फर्टिलिटी है, ह्यूमस है, वो खत्म हो जाता है और एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिट नहीं होता है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। ये सब जो हम जान लिए, उससे पहले ये जो आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, माइनिंग हो गया, इरिगेशन हो गया, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, और कुछ नेचुरल चीज़ जो कि आपका मैंने कहा क्या अर्थक्वेक हो गया, ये सब चीज़ क्या है, फ्लड के कारण, ये नेचुरल चीज़ है। इसके कारण भी आपका लैंड डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, एक जान लिया आप, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण कुछ लैंड डिग्रेडेशन होता है, और कुछ जो है वो हमारे नेचुरल कारण है जो कि हमारे लैंड डिग्रेडेशन करते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक है, इतना जान लिए। तो यहाँ पर इसके बेसिस पे हमें जानना पड़ेगा कि ये जो सॉइल है, ये सॉइल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम लैंड की बात करें, लैंड जो है वो लैंड में ही तो सॉइल है,
ऑब्वियसली ना। तो वो सॉइल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जो सॉइल है वो भी हमारे लिए रिसोर्स है, यानी कि सॉइल एज ए रिसोर्स। ओके, तो अभी हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल एज ए रिसोर्स। ठीक है, अब देखिए होगे हमारे जो सॉइल है 3 पार्ट्स में है, एक है टॉप सॉइल, दूसरा है सॉफ्ट सॉइल और तीसरा है जिसको हम बोलेंगे पेरेंट रॉक मटेरियल। क्लियर? देखिए जितने सारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वो टॉप सॉइल में होता है, ठीक है, और बड़े बड़े पेड़ पौधे जो है वो आपके ज़्यादातर कुछ पार्ट्स सॉफ्ट सॉइल से आते हैं, और लेकिन सॉफ्ट सॉइल से पूरा नीचे से आप जाएंगे तो वहाँ आपको कोई भी पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेगा, और वहाँ आपको रॉक्स देखने को मिलेगा, और वही रॉक से हमें मिलता है पेट्रोलियम। आपका डीजल हो गया, आपका हो गया क्या पेट्रोल, केरोसिन है, नेचुरल गैसेस उस एरिया से मिलता है। तो हम जानते हैं जो ये सॉइल है ये हमारे इंडिया में बेसिकली कहाँ कहाँ कौन से सॉइल मिलता है और उस सॉइल का क्या बेनिफिट है। ओके, तो थोड़ा सा हमें ओवरऑल हमें जानना है, जैसे कि आपका अलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, एरिड सॉइल है एंड फॉरेस्ट सॉइल है। ठीक, तो इसका जो लोकेशन हमें भी जानना पड़ेगा, और इस लोकेशन को आपको मैप के तरीके से याद रखना है। आपको क्वेश्चंस ज्यादा पूछ लेता है, तो आप स्पेशली आपको फोकस करना है ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल एंड एलुवियल सॉइल, ज्यादा फोकस करना है, एंड बाकी सॉइल आपको थोड़ा सा ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए। देखिए आपको थोड़ा सा मैप के तरीके से हमको समझा देते हैं आप लोगों को, और पहले एलुवियल सॉइल में जाएंगे। आप देखे होंगे कुछ पार्ट्स गुजरात से लेकर सीधा आपका जाता है सीधा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद आ जाता है वेस्ट बंगाल, और कुछ पार्ट्स डेल्टा इलाका जो कि आपके वेस्टर्न घाट्स, सॉरी ईस्टर्न घाट्स आप देखे होंगे जो कि रिवर आते हैं और वो डेल्टा बनाते हैं, वहां आपको मिल जाता है एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट आपका ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल आप देखे होंगे डेक्कन ट्रेप यानी कि डेक्कन इलाके में, ठीक है, जो हमारे पेनिनसुलर प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू की जो सेकंड पार्ट है आपके डेक्कन प्लेटू, उस एरिया में ज्यादातर हमें ब्लैक सॉइल मिलता है। और यहाँ पर और एक क्वेश्चन पूछता है जो कि आपका ब्लैक सॉइल गुजरात में भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद चले जाएंगे रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल आपके डेक्कन प्लेटू के साइड में और साउथ इंडिया के पूरा लगभग, ठीक है, उस एरिया में मिलता है, और साइड में नॉर्थ ईस्टर्न साइड के साइड पे अरुणाचल प्रदेश और ये साइड में हमें मिलता है रेड एंड येलो सॉइल। ओके, और लेटराइट सॉइल, ये लेटराइट सॉइल ज़्यादातर पैचेस में मिलता है। आप देखे होंगे वेस्टर्न घाट से कुछ पार्ट्स में है, डेक्कन प्लेटू के थोड़ा सा साइड में आपको देखने को मिलता है, यहाँ लेटराइट सॉइल मिलता है। और एरिड सॉइल पूरा का पूरा हमारे राजस्थान जो कि थार डेजर्ट में पूरा मिलता है। क्लियर। और आपके लास्ट में आता है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कुछ पार्ट्स अरुणाचल प्रदेश और कुछ पार्ट सिक्किम, इस साइड पे हमें देखने को मिलता है। इतना ओवरऑल जान ली। चलिए फिर हम डिटेल्स जानते हैं। चलो नेक्स्ट देखो अब मैं क्या करता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जानते हैं नेक्स्ट हमारे यहाँ टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। पहले हम जाएंगे एलुवियल सॉइल। क्लियर। एलुवियल सॉइल जो कि ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलता है, और ये नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बना है जो कि आपके क्लास 9 का टॉपिक है, ये आप लोग पूरा अच्छी तरह से जाने हैं। और थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं जो कि बहुत सारे माउंटेन से जो रिवर आते हैं वो बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आते हैं, और ऐसे जब उसको शिवालिक रेंज के फुट हिल्स में जब इसको कोई भी ऐसे पहाड़ नहीं मिलता जहाँ इसको फ्लैट लैंड मिल जाता है, तो वहाँ सब डिपोजिट कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो एलुवियल सॉइल है ये कौन से रिवर बनाते हैं? ज़्यादातर मेजर रिवर इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बनाते हैं। आपको कहाँ कहाँ मिलता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए एलुवियल सॉइल में आपको और 3 कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या? द्वार्स, तराई एंड चौस। ये क्या होता है? द्वार्स, जैसे कि आप देखो, आपको ये जानने से पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग स्टूडेंट्स है, आप लेफ्ट साइड में कोई है तो वो बॉयज स्टूडेंट्स है, अगर आप राइट साइड में आप गर्ल्स है तो आप गर्ल्स स्टूडेंट्स है। लेकिन आप हो तो स्टूडेंट्स ना, लेकिन आपको नाम दिया गया, नाम यानी कि आपके बॉयज बोला गया, आपको गर्ल्स बोला गया। ये जस्ट आप स्टूडेंट हो, एक नाम दिया गया आपको ऐसे ही। ठीक उसी तरह ये भी क्या होता है, एक माउंटेन की जो फुट हिल्स होते हैं, माउंटेन की जो नीचे वाले हिस्से होते हैं,
उस एरिया में जो जो अलग अलग वेजिटेशन यानी कि अलग अलग सेफ अलग अलग सेडिमेंट्स मिल जाते हैं, उसके आधार पर वेस्टर्न हिमालय हो गया या ईस्टर्न हिमालय हो गया, इसके आधार पर यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपका द्वार्स एक स्पेसिफिक लैंडफॉर्म है हमारे हिमालयंस की, जो कि आपका ये ज़्यादातर आपको ईस्टर्न हिमालय में देखने को मिलता है। आप ईस्टर्न साइड में आप चले जाएंगे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका आसाम के साइड, सिक्किम के साइड, नेपाल के थोड़ा सा साइड, ठीक, इस एरिया में क्या होता है, जब कोई माउंटेन्स है, माउंटेन के नीचे यानी कि फुट हिल्स, उस एरिया में जो आपका छोटे छोटे से लेकर थोड़ा सा बड़े बड़े पत्थर, थोड़ा सा मीडियम साइज के जो पत्थर होते हैं, जो सेडिमेंट्स होते हैं, जमा हो जाते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं द्वार्स। क्लियर। उसके बाद जाएंगे हम तराई। तराई ऐसा एक रीजन्स होता है जहां पर मर्सी लैंड होता है, यानी कि आपका दलदली इलाका, जहां आपको अलग तरीके से वेजिटेशन मिलता है, बहुत सारे वेजिटेशन मिलते हैं, बहुत सारे ट्रीज मिलते हैं। हालांकि ये जो तराई रीजन है वो इम्प्रूव हो रहा है एज ए कल्टिवेटेड एरिया, बट पहले से ऐसे नहीं था, थोड़ा बहुत यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से इम्प्रूव हो रहा है तराई रीजन। और सबसे आता है लास्ट बात चाउस। चाउस क्या होता है? चाउस बेसिकली ये भी उस द्वार्स के तरीके से होता है, या फिर आपका भाबर इस तरह का हो सकता है, ठीक है। ये जो हमारे एक स्पेसिफिक सॉइल टाइप है जहाँ अलुवियल सॉइल मिलता ही है, उस एरिया को, जैसे कि आपका शिवालिक रेंज हमारे एंड होता है, फुटहिल्स होता है, उस एरिया के पंजाब वाले रीजन को, देखिए पंजाब वाले रीजन को हम चाउस बोलेंगे, आपके दूसरे ईस्टर्न हिमालय को हम चाउस नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? द्वार्स। और जो ईस्टर्न वेस्टर्न साइड की जो हमारे पंजाब रीजन है शिवालिक रेंज के फुटहिल्स में, उसको हम चाउस बोलेंगे। क्लियर। जैसे मैंने आपको समझा था कि लेफ्ट साइड में कोई है तो उसको, कोई स्टूडेंट्स है तो बॉयज बोला जा रहा है, या फिर राइट साइड में कोई गर्ल स्टूडेंट बैठे हैं तो गर्ल स्टूडेंट बोला जाता है। स्टूडेंट हो ही हो ना आप लोग, तो उसी तरह एक रीजन है, सॉइल टाइप है, जब आपको अलग अलग तरीके से आपके रीजन के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है, हालांकि आप वही सॉइल हो, ठीक है। और दूसरा आता है और एक कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं भांगर खदर, ठीक है। भांगर किसको बोलेंगे? जो कि ओल्ड अलुवियल सॉइल। खदर किसको बोलेंगे? जो कि न्यू अलुवियल सॉइल। यानी कि आप देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो सॉइल है वो कैसे बनता है, बहुत सारे रिवर आते हैं सेडिमेंट्स लेकर, और एक उनको फ्लैट लैंड मिल जाता है तो वहाँ डिपोजिट कर देते हैं, उसको हम अलुवियल सॉइल बोले, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स बोले। तो ये अलुवियल सॉइल है। कुछ सॉइल है जो कि जब रिवर फ्लो करता है तो जहां जहां रिवर फ्लो करता करता जाता है तो वहां क्या होता है, ओल्ड अलुवियल सॉइल को बहाकर वो न्यू अलुवियल सॉइल बनाते जाता है। और जो ऑलरेडी रिवर के साइड पे जो हमारे अलुवियल सॉइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो अलुवियल सॉइल को हम बोलेंगे ओल्ड अलुवियल सॉइल। क्लियर। देखिए आपको एक अच्छी तरह से समझा देते हैं। आप एक रिवर बह रहा है तो वो एक स्पेशल उसके स्ट्रीम में बहता है। क्लियर। जब बारिश आया, ज़्यादा बारिश आया, तो अपने स्ट्रीम से थोड़ा सा आपके साइड पे पानी चला जाता है। जब बारिश होता है, बाढ़ आता है, ज़्यादा पानी हो जाता है, ठीक है। रेनी सीजन जब एंड हो जाता है, रेनी सीजन खत्म हो जाता है, तो वो रिवर जो है वो जैसे बहता था, जिस स्ट्रीम में बहता था, उसी तरह फिर बहेगा। जो पहले से जब पानी आया था, ज़्यादा पानी हो गया था, तो वो स्ट्रीम से बाहर चला गया था, और अभी जब रेनी सीजन खत्म हुआ तो वो स्ट्रीम के पानी क्या हो गया, आपके उस स्ट्रीम में चला आया। और जो पहले से आपके जो फ्लड प्लेन बोलते हैं, जो फ्लड इलाका जहाँ पानी चला आया था रेनी सीजन में, वहाँ जो सॉइल डिपोजिट कर देता है, उस सॉइल को हम न्यू अलुवियल सॉइल बोलेंगे, जिसको हम ज़्यादातर फ्लड प्लेन्स बोलते हैं, ठीक। जब पानी ज़्यादा हो गया तो वहाँ चला गया था, और वो फ्लड प्लेन के ऊपर जो साइड में जो ऑलरेडी सॉइल बहुत दिनों से है, बहुत सालों से हैं, उस सॉइल को हम क्या नाम देंगे? ओल्ड अलुवियल सॉइल। सॉरी, उसको हम ओल्ड अलुवियल सॉइल बोलेंगे, ठीक है। तो ओल्ड अलुवियल सॉइल यानी कि आपका भंगर, और न्यू अलुवियल सॉइल जो कि आपका खादर, ठीक है। उसके साथ साथ आपको जो भंगर है वो उतना फर्टाइल लैंड नहीं होता, क्योंकि वो न्यू नहीं है ना, तो न्यू होकर बनता नहीं जाता, तो ऑलरेडी वो बन चुका है। तो वहां पर हमें कंकड़ देखने को मिलता है, यानी कि छोटे छोटे स्टोन देखने को मिलता है। तो जो पत्थर मिलता है, इसके कारण वहां पे आपको उतना फर्टाइल लैंड नहीं है एज कंपेयर टू द
खादर, न्यू अलुवियल सॉइल। क्लियर? और जो अलुवियल सॉइल होता है वो बहुत फर्टाइल होता है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एलुवियम नाम का एक सेडिमेंट्स मिल जाता है और एलुवियम से ही आपका यहाँ पर अलुवियल सॉइल मिला है। उसके साथ साथ इस सॉइल में आपको पोटास देखने को मिल जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड देखने को मिल जाएगा, लाइम देखने को मिल जाएगा। ठीक है? और इस अलुवियल सॉइल से आप क्या क्या उगा सकते हो? यहाँ आपको शुगर कैन उगा सकते हो भाई, पैडी उगा सकते हो, वीड उगा सकते हो। उसके साथ साथ जो सीरियल्स एंड पल्सेस है ये भी उगा सकते हो। ये हाई फर्टाइल होता है इसीलिए उगा सकते हैं। और ये जो अलुवियल सॉइल है इनमें अब जहां ज्यादा पॉपुलेशन है, डेंस पॉपुलेशन है, वहां आपको इंटेंसिव एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। अच्छा, इंटेंसिव एग्रीकल्चर बोले तो क्या? इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब ये है जमीन कम होगा और उस जमीन में ज्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा। यानी कि एक साल में आप ज्यादा से ज्यादा इनकम करना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर करना चाहते हो। और इस अलुवियल सॉइल में यही होता है, क्योंकि फर्टाइल होता है, एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिट होता है। तो बार बार यहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है और बार बार प्रॉफिट की बात किया जाता है। और सबसे बुरी बात यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या बुरी बात? बस यही बात जमाने को बुरी लगती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। अब ज्यादा आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, ज्यादा इरिगेशन कर रहे हो, ज्यादा पानी दे रहे हो, तो वहां पे क्या बढ़ जाता है? सैलिनिटी बढ़ता है। याद करो, आपको बताया था, जब सैलिनिटी बढ़ जाता है तो उस सॉइल की फर्टिलिटी नष्ट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट सॉइल हमारा है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं और ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर कॉटन ही उगाया जाता है। और ज्यादातर इस सॉइल आपको डेक्कन ट्रेप यानी कि बसल्ट रीजन में देखने को मिलता है और ये बहुत सारे एरिया में फैला हुआ है नॉर्थ वेस्ट साइड पे। ज्यादातर आप जो हम बोलते हैं डेक्कन प्लेटू, देखिए एक होता है हमारे पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू को दो भागों में बांटा गया है। पेनिनसुलर प्लेटू एक ऊपर में होता है सेंट्रल हाईलैंड, और जो सतपुड़ा रेंज है नर्मदा रिवर के नीचे आपको डेक्कन प्लेटू बुलाया था। और यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है ब्लैक सॉइल, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, सौराष्ट्र हो गया, मालवा प्लेटू हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया। और कुछ पार्ट्स आपको देखने को मिलेगा साउथ ईस्टर्न साइड में, जो कि थोड़ा सा गोदावरी एंड कृष्णा वैली में देखने को मिलता है। ओके? और ये जो डेक्कन प्लेटू है, ये डेक्कन प्लेटू कैसे बना है? लावा की वजह से बना है। जो आपका लावा हर वोल्केनो से आता है उससे ही बना है। ठीक है? आप ब्लैक सॉइल आप देखोगे कैसे थोड़ा सा देखने को मिलता है, आपके पिक्चर में देखा जा रहा होगा। ठीक है? तो ये जो ब्लैक सॉइल है यह ज्यादातर मॉइस्चर पकड़ लेता है, ब्लैक सॉइल। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर सॉइल की जो न्यूट्रिशंस है ये रीच होते हैं। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम्स मिलता है। और इस सॉइल में आपको देखने को बहुत ही कम मिलेगा फॉस्फेरिक कंटेंट्स, इसलिए यहाँ पर आपको अलुवियल सॉइल जैसे नहीं है। ओके? और यहाँ पर जैसे मैंने कहा, आप देखे होंगे ब्लैक सॉइल में थोड़ा सा क्रैक हो जाता है, टूटा फूटा हो जाता है। आप देखे भी होंगे वहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो वेदर कंडीशन है ना, ये वेदर कंडीशन आपका हॉट है। जब हॉट होगा ना तो जो सॉइल है वो क्रैक हो जाता है। ठीक है? और इसीलिए यहाँ पर फर्टाइल उतना नहीं होता है जैसे आपका अलुवियल सॉइल है। नेक्स्ट हम जाते हैं रेड एंड येलो सॉइल। जो रेड एंड येलो सॉइल है ये इग्नियस रॉक्स की जो क्रिस्टलाइन होते हैं, जो इग्नियस रॉक्स जो पहले फर्स्ट रॉक है जो बनता है वोल्केनिक इरप्शन से, उससे जो बनता है वहाँ छोटा छोटा क्रिस्टलाइन हो जाता चीज है, उससे ही बनता है हमारे रेड एंड येलो सॉइल। और यहाँ ज़्यादा बारिश होता ही नहीं है। और ये कहाँ रेड एंड येलो सॉइल मिलेगा? आपके जैसे कि डेक्कन प्लेटू के थोड़ा सा लोअर पार्ट में आपको ये देखने को मिलता है। आपको मैप में भी बताया गया था। ये ज़्यादातर आपका उड़ीसा में होता है, छत्तीसगढ़ में, आपके सदर्न पार्ट्स ऑफ द गंगा प्लेन में भी देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट के कुछ पार्ट देखने को मिलता है। और जो रेड एंड येलो सॉइल ये रेडिश कलर में दिखता है, क्योंकि यहाँ पर आयरन होता है, मेटाफॉर्मिक रॉक्स में बनता है, इग्नियस रॉक की क्रिस्टलाइन से बनता है। तो यहाँ आपको देखने को मिलता है रेड एंड येलो सॉइल। ओके? नेक्स्ट आपका है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो हमारा लैटिन वर्ड से है लेटर का मतलब है ब्रिक्स। ओके? और जो लेटराइट सॉइल है ये
ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट से बनता है। कोई कहीं आपका ज्यादातर वेट हो गया, ज्यादा पानी हो गया, कभी कभी ड्राई सीजन हो गया, तो इससे बनता है क्लाइमेट। इसको ज्यादा हॉट क्लाइमेट नहीं चाहिए, पानी भी ज्यादा चाहिए और थोड़ा सा ड्राई सीजन हो। ओके। और लेटराइट सॉइल बेसिकली आप देखे होंगे यहाँ पर मोस्टली बहुत डीप होते हैं और एसिडिक होते हैं, इसलिए यहाँ पर उतना प्लांट्स हमारे उगाया नहीं जाता है और प्लांट्स इस चीज के लिए प्लांट्स के लिए यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं देता है। जैसे कि कुछ पार्ट वेस्टर्न घाट्स के रीजन में देखोगे, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, है वेस्ट बंगाल हो गया, नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में भी यहाँ पर ये लेटराइट सॉइल कुछ पार्ट्स देखने को मिलता है। ओके। और ये जो सॉइल है ये ज्यादातर फॉरेस्ट के लिए बेनिफिट होता है, ये क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है। ज्यादातर लेटराइट सॉइल डीप फॉरेस्ट के लिए बेनिफिट है। ओके। और यहाँ पर ह्यूमस होता है, जहाँ जिस एरिया में बारिश ज्यादा हुआ तो वहाँ डिसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, वहाँ का जो लेटराइट सॉइल है वो ह्यूमस रिच ह्यूमस होते हैं। और जहाँ बारिश नहीं होता है वहाँ आपको जो ह्यूमस है बहुत पुअर मिलते हैं लेटराइट सॉइल में। ये सॉइल इंटेंस लीचिंग के कारण ये सॉइल में बहुत सारे सॉइल इरोजन होते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन होते हैं और लैंडस्केप हो जाते हैं, यानी कि जो लैंड है खिसक जाते हैं, सॉइल इरोजन होता है। और थोड़ा सा कहीं अगर टेक्नोलॉजी यूज़ किए, थोड़ा सा कहीं हम थोड़ा सा इसको टेक्नोलॉजी की मदद से कल्टीवेशन के लिए प्रॉफिटेबल बनाएं तो ये थोड़ा सा आपको बेनिफिट देता है कैश्यू नट और आपके कॉफ़ी टी उगाने में। जैसे कि कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, इस एरिया में आपको थोड़ा सा प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा यहाँ पर टी और कॉफ़ी उगाया जा रहा है। और इस सॉइल, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, इस सॉइल में जैसे कि तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, तो यहाँ पर कैश्यू नट्स जैसे यहाँ पर क्रॉप उगाया जाता है। नेक्स्ट हम जाते हैं एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जो कि हम राजस्थान में हमें ज़्यादातर थर्ड डेजर्ट में मिल जाता है। एरिड सॉइल को डेजर्ट सॉइल भी बोलते हैं और सैंडी सॉइल भी बोलते हैं। यहाँ पर हाइस और यहाँ पर जो कि सॉल्ट का मात्रा ज़्यादा मिलता है क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है ज़्यादा इवापोरेट हो जाता है। और ये यहाँ पर ड्राई क्लाइमेट होता है, हाई टेम्परेचर होता है, इवापोरेशन फास्टर होता है, बहुत तेज होता है। और यहाँ पर इस सॉइल में आपको ह्यूमस और मॉइस्चर देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि सॉइल कैसे इरोड होता है या फिर खत्म कैसे होता है, सॉइल नष्ट कैसे होता है एंड उसी सॉइल को नष्ट होने से हम कैसे बचा सकते हैं, हम कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं। देखिए, सॉइल इरोड होना बहुत सारे कारण है। विंड के कारण होता है, जो हवा तेज चलता है इसी के कारण होता है, और वाटर के कारण होता है, फ्लड के कारण होता है, अर्थक्वेक जो बहुत सारे आपके नेचुरल एक्टिविटी है इसके कारण होता है, और ग्लेशियर के कारण भी होता है। ग्लेशियर जहाँ पर उनका जो दबाव है ज़्यादा पड़ता है तो वहाँ पे सिर्फ ग्लेशियर ही रहता है, आइस ही रहता है, और वहाँ सॉइल जो है वो नष्ट हो जाता है। ये सभी कारण हैं जो कि सॉइल को इरोड कर देते हैं, सॉइल की नष्ट कर देते हैं। और जो सॉइल नष्ट होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, जैसे कि गलीज, बैडलैंड, ये सब उनका एक स्ट्रक्चर है, सेफ है सॉइल इरोड होने के। अच्छा, गलीज क्या है? अब देखना, जब कहीं पे एक वाटर जा रहा है, कहीं पे पानी जा रहा है, स्पीड से जा रहा है, और वहाँ पे जो सॉइल है, वहाँ का जो सॉइल है बहुत क्ली सॉइल है, यानी कि बहुत स्मूथ सॉइल है, जो सॉइल को जल्द ही वाटर उसको निकाल दे। तो ऐसा अगर सॉइल है और वाटर वहाँ पे स्पीड में जा रहा है तो वहाँ पे क्या करता है, साइड साइड में जो हाइड रह जाता है और मिडिल में गली की जैसे ऐसे आपका एक चैनल बन जाता है, उसको हमें गलीज बोलेंगे। दूसरा नेक्स्ट है बैड लैंड। ऐसा जमीन जहां सॉइल तो है बट वो सॉइल अनकल्टिवेटेड, यानी कि कल्टीवेशन के लिए बेनिफिट नहीं है। और लास्ट में हम जाएंगे सीड इरोजन। सीड इरोजन क्या होता है? थोड़ा पेनिनसुलर प्लेटू की सेंट्रल हाईलैंड को आप देखिए। सेंट्रल हाईलैंड में बहुत सारे रिवर बहते हैं जो कि गंगा के एक ट्रिब्यूटरीज भी होते हैं, यमुना के ट्रिब्यूटरीज होते हैं। तो इनमें से एक रिवर है चंबल रिवर। और चंबल रिवर के बेसिन पे, यानी कि चंबल रिवर जहां जहां बहता है उस एरिया के साइड में वहां क्या होता है,
जो वाटर ज्यादा फ्लो करने के वजह से वहां सीड की तरीके से ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे पैचेस में जो लैंड है, सॉइल है, वो इरोड हो जाते हैं पैचेस में थोड़ा थोड़ा। उसी सीड के तरीके, आप तो पता होगा कि सीड क्या होता है, यानी कि जो सीड होता है वो ज्यादातर आपके एक पैचेस होता है, एक सेफ होता है, छोटा छोटा सेफ होता है सॉइल के, वो उसी की तरह क्या होता है, वो इरोड हो जाता है, साइड साइड में निकल जाता है। वो किसके वजह से होता है? चंबल रिवर की वाटर की फ्लो के वजह से। उसको हम बोलेंगे सीड इरोजन। वो ज्यादातर स्लोप के कारण होता है, जितना स्पीड वाटर बहता है और जितना उनका फ्लो रहता है उसी के हिसाब से सीड इरोजन होता है। और आपको पता है विंड इरोजन के कारण भी होता है। विंड जितना ज्यादा बहेगा उतना जो सॉइल होता है, अगर सॉइल लूज है तो वो ज्यादातर बह जाता है, यानी कि उड़ जाता है। क्लियर? लेकिन हर एक समस्या का कुछ ना कुछ समाधान होता है। उसी तरह इसी सॉइल इरोजन का भी समाधान है, यानी कि सॉइल कंजर्वेशन होता है। कैसे किया जाता है? इसका लोकेशन के हिसाब से होता है। जैसे कि अगर आप पहाड़ी इलाके में और फ्लैट लैंड में जाएंगे तो वहां आप काउंटर ब्लॉकिंग कर सकते हैं, उसके बाद टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, उसके बाद स्ट्रिप फार्मिंग कर सकते हैं, एंड लास्ट में आप क्या कर सकते हैं? लास्ट में आप शेल्टर बेल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम जानेंगे काउंटर ब्लॉकिंग क्या होता है। देखो, ऐसा जगह जो कि हाइट हो, यानी कि पहाड़ हो, और पहाड़ के एक चारों तरफ हम क्या करेंगे, एक काउंटर की जैसे राउंड राउंड के तरीके से हम कल्टीवेशन करेंगे। अगर राउंड राउंड के तरीके से कल्टीवेशन करेंगे, ऊपर से ऊपर के थोड़ा सा एक राउंड, उसके नीचे थोड़ा सा एक राउंड जैसे करेंगे, मतलब चारों ओर पहाड़ के, वहां पे जो वाटर फ्लो करेगा स्पीड में, उस स्पीड को वो काउंटर में क्या करेगा, वहां पानी रह जाएगा तो उस स्पीड को उसका घटा देगा। अगर स्पीड घट गया पानी का तो सॉइल इरोड नहीं हो सकता। नेक्स्ट आप क्या करेंगे? टेरेस फार्मिंग करेंगे। ये भी पहाड़ी के इलाके में होता है। टेरेस के तरीके से आप क्या कर सकते हैं? फार्मिंग कर सकते हैं। ये राउंड नहीं होता, ये आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है। जैसे हमारे होता है सीढ़ी होते हैं जो स्टेयर के तरीके से, ठीक है, ये राउंड नहीं होता, ये सीढ़ी के तरीके से होता है। उसके बाद स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग क्या होता है? आप देखिए, अगर ये पहाड़ी के इलाके में भी हो सकता है, पहाड़ी के साइड में भी हो सकता है। आप क्या करेंगे, जहां आप कल्टीवेशन करते हैं उस एरिया में आप क्या करेंगे, स्ट्रिप की तरीके से पेड़ लगाएंगे। स्ट्रिप क्या होता है? मतलब आप कुछ हाइट कर दिए, कुछ पौधे को हाइट में आप कल्टीवेशन कर दिए या प्लॉकिंग की, और कुछ को थोड़ा सा कम हाइट में किए। और लास्ट शेल्टर बेल्ट। ये क्या होता है? आप जहां कल्टीवेशन करेंगे ना, उस एरिया में मान लीजिए आप एक खेती, पूरा ये फ्लैट लैंड में हो सकता है जहां आप खेती किए हैं, उसमें क्या होता है, ज्यादातर ये विंड के कारण वो सॉइल इरोड हो जाते हैं, बहुत स्पीड के कारण, जैसे विंड इरोजन हम समझे हैं। वहां क्या होता है, वहां हम क्या करेंगे, उसके थोड़ा सा साइड में चारों ओर, आप जहां खेती की है ना, उसके मिडिल में चारों ओर हम क्या करेंगे, बड़े बड़े प्लांट लगा देंगे। बड़े बड़े प्लांट लगा देंगे तो जब स्पीड से विंड आएगा तो पहले किससे टकराएगा? पहले ट्री से टकराएगा। तो ट्री से टकराएगा तो वो विंड का स्पीड घट जाएगा। विंड का स्पीड घट जाएगा तो आपके जो सॉइल है वो नष्ट नहीं होंगे, इरोड नहीं होंगे। ठीक है, तो फाइनली हमारे चैप्टर खत्म हो गया। आपको कैसा लगा आप व्यू दे सकते हैं।